हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 5 शुरू करेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर बायोलॉजी का है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है? जीवन का फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल। क्या है? सेल। What is the fundamental unit of life? The fundamental unit of life is cell. C-E-L-L. Cell. यही है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी तरह के लाइफ फॉर्म्स हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो प्लांट लाइफ हो या फिर एनिमल लाइफ हो और माइक्रोस्कोपिक लाइफ हो, यानी कि वो लाइफ फॉर्म जो हमको अपनी नेकेड आई से दिखता नहीं है, वहाँ से लेकर के और वो विशालकाय लाइफ, वो लार्जेस्ट या लार्जर लाइफ फॉर्म जो इजीली विजिबल हो जाता है, जैसे कि लैंड एनिमल में एलिफेंट एंड सी एनिमल में ब्लू व्हेल जैसे लार्जर एनिमल हों, या फिर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा, जिनको कि हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म से लेकर के लार्जर लाइफ फॉर्म्स तक, प्लांट लाइफ से लेकर के एनिमल लाइफ तक, चाहे वो लाइफ एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, एरियल हो या कोई और फॉर्म ऑफ लाइफ हो, हर लाइफ का बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट होता है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जो फंक्शनल यूनिट होता है, वो होता है सेल। यानी कि हर तरह का लाइफ फॉर्म सेल से मिलकर के बना हुआ है। जिस तरीके से ईंट ईंट जोड़ने से एक मकान खड़ा होता है, ठीक उसी तरह सेल सेल मिलने से पूरा एक लाइफ फॉर्म तैयार होता है। इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सबसे बेसिक जो यूनिट हो गए, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ जो लाइफ है, वो है सेल। सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन रखने वाले सेल्स एक साथ मिल करके फॉर्म करते हैं टिश्यूज, और सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन रखने वाले टिश्यूज एक साथ मिल करके बनाते हैं ऑर्गन। सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन रखने वाले ऑर्गन एक साथ मिल करके बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिल करके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव, चाहे वो प्लांट लाइफ हो या फिर एनिमल लाइफ हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि ईंट ईंट जोड़ करके आप दीवार बनाते हैं, दीवार दीवार मिलने से कमरे बनते हैं, कमरे कमरे मिलने से एक घर तैयार होता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी है, सेल सेल मिलने से टिश्यू, टिश्यू टिश्यू मिलने से ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलने से ऑर्गेनिज्म खड़ा होता है, ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो आज हम लोग लाइफ का जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है, जो सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो सबसे फंक्शनल यूनिट है, जिससे मिल करके हर तरह का लाइफ फॉर्म तैयार हुआ है, उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और वो लाइफ का फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है, उसका नाम है सेल। CELL, सेल। सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर आउट किया? कौन है जो उसको ढूंढ करके निकाला, उसके बारे में पता किया, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की? तो वो थे रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। इन्होंने खुद ही डिजाइन किया था एक माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिस डिवाइस की मदद से हम
उन छोटी छोटी चीज़ों को भी देख सकते हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से, नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। उस डिवाइस को कहते हैं माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप कई टाइप्स में है। सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स हैं उनके डिफरेंस का बेसिक जो कारण है वो ये है उनका पावर। कौन सा पावर? पावर ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर, कि एक छोटी सी चीज को ये कितना गुना बड़ा करके दिखा पाते हैं। तो रॉबर्ट हुक साहब ने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उन्होंने 1665 में, इन द ईयर 1665, रॉबर्ट हुक साहब ने एक कॉर्क लिया। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि बेचारा कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क होता है ए सब्सटेंस फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। ट्री के बार्क से एक निकलने वाला सब्सटेंस होता है कॉर्क। बार्क ऑफ अ ट्री मतलब पेड़ की खाल, है ना, पेड़ के जो छाले होते हैं ना, जो आप कई बार नोचते होंगे, उखाड़ते होंगे, या किसी को नोचते उखाड़ते भी देखा होगा, वो पेड़ की खाल, उसको हम कहते हैं बार्क ऑफ ट्री। और उसी में से एक सब्सटेंस निकलता है, उसको बोला जाता है कॉर्क। इसका बहुत सारा यूज होता है। तो 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने एक कॉर्क लिया और अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप की मदद से उस कॉर्क को उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया। चूंकि कॉर्क तो बड़ा होता है, कॉर्क को नेकेड आई से देखा जा सकता है, तो कॉर्क को तो हम देख ही सकते हैं, पर नेकेड आई से कॉर्क देखने में कुछ और लग रहा है। लेकिन जब उसी कॉर्क को उन्होंने अपने द्वारा डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको आश्चर्य हो गया। एक अजीबोगरीब उनको स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा। माइक्रोस्कोप से नजर हटाया तो वही कॉर्क कुछ और दिख रहा है, माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो वही कॉर्क कुछ और दिख रहा है। और वो कॉर्क माइक्रोस्कोप में दिख रहा है हनीकॉम्ब की तरह। उसका स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा था वो हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रहा था। हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता। आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपको मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर डिजाइन बना के दिखाने के लिए। एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनीकॉम्ब होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। उसमें ऐसे छोटे छोटे बॉक्स टाइप के ये बने होते हैं। इस टाइप का उसके अंदर स्ट्रक्चर तैयार होता है हनीकॉम्ब के अंदर, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर उनको दिखाई दे रहा था माइक्रोस्कोप में। और फिर रॉबर्ट हुक साहब को एक बात समझ में आ गई कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दरअसल यही स्ट्रक्चर है हनीकॉम्ब का, जिसको हम अपने नंगी आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। और फिर इसमें ये जो छोटे छोटे ये जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, रूम जैसे, कमरे जैसी ये जो चीजें दिखाई दे रही है छोटी छोटी, है ना, ये इन्हीं छोटे छोटे कमरों को, रूम को, ब्लॉक्स को, खंडों को उन्होंने कहा कि ये है सेल। और उसी को उन्होंने सेल का नाम दिया, क्योंकि इन्हीं रूम लाइक जो स्ट्रक्चर है, खंड खंड, ब्लॉक ब्लॉक जो चीज है, उन्हीं से मिल करके पूरा का पूरा कॉर्क बना हुआ है ना। क्या बना हुआ है? पूरा का पूरा कॉर्क ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉक से, रूम से, खंडों से मिल करके बना हुआ है। और उन खंडों को उन्होंने नाम दिया सेल्स, यानी कि हर एक खंड उसमें क्या है? एक सेल है। सेल नाम क्यों दिया उन्होंने? सेल नाम इसलिए दिया क्योंकि सेल एक लैटिन वर्ड है। लैटिन एक भाषा है, उसी भाषा का एक वर्ड है सेल। और इसका अर्थ होता है लिटिल रूम, है ना। सेल का लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है? लिटिल रूम। तो ये सेल्स मतलब लिटिल रूम्स, यानी कि छोटे छोटे रूम, छोटे छोटे कमरे
मिल करके ये बना रहे हैं, इसलिए उसका नाम उन्होंने रखा सेल। और पूरी दुनिया को ये बताया कि जितने भी तरह के लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो कितने भी माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म हो या कितने भी लार्जर लाइफ फॉर्म हो, चाहे वो प्लांट लाइफ हो, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, चाहे वो लाइफ फॉर्म किसी भी हैबिटेट का क्यों नहीं हो, एक्वेटिक है कि वो टेरेस्ट्रियल है, एरियल है, आर्बोरियल है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लाइफ फॉर्म है तो वो इन्हीं सेल से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि हर लाइफ फॉर्म का जो फंडामेंटल यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो फंक्शन यूनिट है, वो है सेल। ये दुनिया को सबसे पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने बताया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, एक से एक पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लासेस बनते चले गए, एक से एक पावरफुल माइक्रोस्कोप्स बनते चले गए, और उन सब की मदद से लाइफ फॉर्म्स को ऑब्जर्व किया जाने लगा और उनके स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन दुनिया को मिलने लगी। तो आगे चल करके और डिटेल जो इंफॉर्मेशन मिली वो मिली सेल के बारे में। रॉबर्ट हुक साहब के समय यही एक जानकारी मिली कि सारे के तरह के लाइफ फॉर्म्स सेल से मिलकर बने हैं, और आगे ये जानकारी मिल रही है कि ये सेल्स के अंदर भी बहुत कुछ है। यानी कि सेल का भी अपना एक अनोखा स्ट्रक्चर है। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत तरह की डिटेल इंफॉर्मेशन मिले। यह भी इंफॉर्मेशन मिला कि सेल जो होते हैं वो कई तरह के शेप और साइजेस के होते हैं। कई तरह के शेप और साइजेस के सेल होते हैं। कुछ मैं आपको फिगर्स दिखाऊं इनके सेल्स के, तब आपको पता लगेगा कि कितने तरह के साइजेज और शेप्स में ये सेल्स पाए जाते हैं। जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है हमारे ही बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अंदर आने वाले सेल है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्लड सेल है, ब्लड सेल है ना, और ये है स्मूथ मसल सेल, ये है ओवम सेल, ये स्पर्म सेल, बोन सेल, फैट सेल, और ये जो आपको अच्छी तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये पूरा एक नर्व सेल है। बड़ा ही टिपिकल इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे, पूरा स्ट्रक्चर बना करके। तो आप देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट साइजेस के ये सेल्स होते हैं। अभी तो सिर्फ हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में देखा, यहाँ तो आपको पता है लाखों तरह के एनिमल लाइफ हैं और लाखों ही तरह के प्लांट लाइफ हैं, माइक्रोस्कोपिक से लेकर के लार्जर तक। तो जाहिर सी बात है कि सेल्स के शेप्स भी बहुत अधिक संख्या में होंगे, उनके साइजेस भी काफ़ी डिफरेंट होंगे, शेप्स भी काफ़ी डिफरेंट होंगे। तो अब ये क्वेश्चन दिल में आपके आ रहा होगा कि आखिर सेल का जो शेप है, वो साइज है, वो डिफरेंट क्यों होता है, वो किस बात पर डिपेंड करता है सेल का शेप और साइज। तो एक सेल का जो शेप और साइज है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, किस तरह का फंक्शन उसको करना है, यानी कि किस तरह का काम उस सेल को करना है। उसी के अनुसार उसका शेप भी होता है और उसी के अनुसार उसका साइज भी होता है। जैसे अभी आपको मैंने दिखाया कि न्यूरॉन सेल जो होता है, नर्व सेल, न्यूरॉन, वो बड़ा ही टिपिकल शेप में होता है क्योंकि उसका काम भी टिपिकल है। वो सेंसेस को कैरी करता है बॉडी के वन पार्ट से अनदर पार्ट तक। इसलिए वो जब टिपिकल वर्क करता है तो जाहिर सी बात है उसका शेप टिपिकल होगा। आपने फैट सेल देखा, अभी एक अलग ही तरह का शेप रखे हुए है क्योंकि फैट सेल का काम ही अलग है। तो न्यूरॉन जैसा क्यों होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपने देखा कि बोन सेल का शेप अलग है क्योंकि बोन का काम भी तो अलग है। ब्लड सेल अलग है, ब्लड का काम भी तो अलग है ना।
सेल का फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, उसी के अनुसार उस सेल का शेप होता है और साइज होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब कि सेल के अंदर आगे जब पता चला तो सेल के अंदर भी बहुत सारे सेल के अंग थे। सेल के अंदर भी बहुत सारे सेल के अंग थे और उन अंगों की वजह से ही, उन अंगों के मिलने की वजह से ही सेल बनता है। तो सेल के अंगों को जिनसे मिल करके सेल बनता है उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं उनको? सेल ऑर्गेनल्स। यानी कि सेल ऑर्गेनल्स क्या है? सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन अ सेल। एक सेल के अंदर सर्टेन स्पेसिफिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, सेल का जो शेप है और साइज है वह इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सेल का फंक्शन क्या है। तो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल होते हैं, तो जाहिर सी बात अलग अलग सेल का जो शेप होगा और साइज होगा वो अलग अलग ही होगा। इसलिए ये कहना कि सेल का एक परफेक्ट शेप क्या है ये कहना मुश्किल है, पर हाँ एक ब्रॉड लेवल पे हम कह सकते हैं कि जनरल कंसेप्ट आपको दे सकते हैं कि जो एनिमल सेल होते हैं उनका शेप इरेगुलर से राउंड शेप तक वेरी करता है। यानी कि एनिमल सेल इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, जैसे कि आपको हमने अभी न्यूरॉन दिखाया था, यानी कि नर्व सेल दिखाया था, तो ये बड़ा ही इरेगुलर शेप में था, है ना। तो वो एक इरेगुलर शेप से लेकर के क्या कहते हैं उसको राउंड शेप में भी हो सकता है, जैसे कि ओवम सेल हमने आपको दिखाया था वो राउंड शेप में था। तो जो भी एनिमल सेल होते हैं यानी कि एनिमल लाइफ फॉर्म जिन सेल से मिलकर बना है उनका शेप तो इरेगुलर से लेकर के राउंड तक जाता है, इसलिए उसके बारे में भी एक परफेक्ट शेप हम नहीं कह सकते। और जो प्लांट सेल्स होते हैं वो जनरली रेक्टेंगुलर शेप से लेकर के और क्यूबिक शेप में होते हैं। किसके शेप में होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप से लेकर के क्यूबिक शेप में वो होते हैं प्लांट सेल्स, है ना। तो बट अब सभी की शेप बना करके और फिर सेल स्ट्रक्चर समझाना ये तो बहुत ही टेडियस हो गया। इसीलिए अब सेल के अंदर के अंगों को, अंदर के पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को समझाने के लिए, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताने के लिए कि किन किन सेल ऑर्गन से मिलकर के एक सेल बना होता है, हम एक जनरल स्ट्रक्चर, एक जनरल शेप लेकर के यहाँ पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग मैंने एक राउंड शेप ही बना लिया है एनिमल सेल समझाने के लिए भी और प्लांट सेल समझाने के लिए भी। हालांकि प्लांट सेल राउंड शेप में नहीं होता है, वो रेक्टेंगुलर शेप में या फिर क्यूबिक शेप में होता है, बट समझाने के लिए मैंने आपको दोनों एक जैसा यहाँ पर ले लिया है। आप एग्जैक्ट जो इनका शेप है आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बुक आपके पास है, फिर भी मैं आपको एक झलक दिखा देना चाहूँगा। ये देखिए एनिमल सेल जो आपकी बुक में बना हुआ है, लगभग ये राउंड शेप में आपको दिखाई दे रहा है ना। देखिए ध्यान से। और अब मैं आपको दिखाता हूं प्लांट सेल। ये देखिए ये क्यूबिकल शेप में है ना। ये रेक्टेंगुलर से लेकर के क्यूबिकल शेप में होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसा एक शेप ले लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं। ये जो सेल होता है, सेल की जो ये सबसे बाहरी ये जो परत आपको दिखाई दे रही है, सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी
घेरा, आउटर मोस्ट बाउंड्री या आउटर मोस्ट लेयर कह सकते हैं सेल की, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तीन नाम से पुकारते हैं इसको, या तो हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद ये अंदर आइए, तो ये जो पार्ट्स इस तरह के बने होते हैं इनको कहते हैं गोल्जी ऑपरेटस। फिर उसी के पास कुछ इस तरह के पार्ट्स बने होते हैं, इनको हम कहते हैं सेंट्रायोल। और इस तरह के जो पार्ट्स बने होते हैं इनको कहते हैं लाइजोसोम। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स को जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। यहाँ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सेंटर में आप देख सकते हैं एक पार्ट बना हुआ है, वो भी स्फेरिकल शेप में है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर। न्यूक्लियस क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस। यहाँ लिखा है मैंने, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक और लेयर होता है जो उस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ से लेयर बना होता है, उसके एक आउटर कवरिंग बना होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करते हैं। देन यहाँ पर आपको कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होता है आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है एसीआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ ये जो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर, बोरी जैसा जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इनको कहते हैं हम लोग वैक्यूल्स। तो ये जो ब्लू कलर से जो आपको डिजाइन मैंने बना करके दिखाया है और जो सेल ऑर्गन्स में दिखाया है ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर वाले जो सेल ऑर्गन्स हैं या जो पूरा का पूरा जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, यह स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का। किसका स्ट्रक्चर है? एनिमल सेल का। और फिर मैंने अलग से प्लांट सेल नहीं बना करके इसी में प्लांट सेल बनाया है। तो जैसा एनिमल सेल होता है वैसा ही प्लांट सेल भी होता है, बट प्लांट सेल में एनिमल सेल की तुलना में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनल्स होते हैं। तो जो प्लांट सेल की तुलना में एनिमल सेल की तुलना में प्लांट सेल में जो कुछ एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको यहाँ पर मैंने रेड कलर से शो किया है। ऐसा इसलिए हमने किया है ताकि आपको इजीली मैं यहाँ पर डिफरेंस समझा सकूं। तो जब आपको सिर्फ एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाए तो जितना इसमें ब्लू कलर से हमने बनाया है आपको उतना ही बनाना है, उतने की ही चर्चा करनी है। और जब प्लांट सेल के बारे में आपको स्ट्रक्चर बनाना और उसके बारे में समझाना हो, डिस्कस करना हो, तब आप ब्लू के साथ साथ जो रेड वाले पार्ट हैं उसको भी बनाने हैं। ये रेड वाले पार्ट जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। एनिमल सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। उन्हीं एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स को यहाँ पर मैंने रेड कलर से शो किया है। वो कौन कौन से हैं एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स वो समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है उसको भी एक लेयर चारों तरफ से घेरे हुए है। एक परत है, एक आउटर कवरिंग है, जो आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको घेरे हुए है। यानी कि प्लांट सेल का आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट जो लेयर है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, वो है ये वाला जिसको कि हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। तो
एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या सल्फी परमेबल मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट कवरिंग हो गया सेल वॉल, यानी कि पहले सेल वॉल फिर उसके अंदर ही सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल में। फिर से अगला जो एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल है प्लांट सेल के अंदर वो है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये प्लांट सेल में होते हैं, है ना। ये एनिमल सेल के सेल ऑर्गन से एक्स्ट्रा ये भी होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट भी कई तरह के होते हैं, उनका फंक्शन भी कई तरह का होता है। उसके अलावा जो ये दो चीजें तो एक्स्ट्रा हो गई, जो प्लांट सेल में बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, जो एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, वो हो गया क्लोरोप्लास्ट, जिसको कि हम लोग प्लास्टिड्स बोलते हैं। ये प्लास्टिड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, उन्हीं में से एक टाइप है प्लास्टिड का, एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, एनिमल सेल में नहीं मिलते। दूसरा है सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। तो ये दो प्लास्टिड्स और सेल वॉल, ये दो ऐसे सेल ऑर्गन्स हो गए जो एनिमल सेल में नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, और बाकी सेल ऑर्गन्स जो एनिमल सेल में है वो प्लांट सेल में भी होते हैं। बाकी सब ज्यों के त्यों रहते हैं, यानी कि जितना कुछ ब्लू कलर से बना हुआ और लिखा हुआ है वो सब प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। जो रेड कलर से बना और लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। पर एक चीज है कि जो दोनों में है, बट अंतर क्या है, वो है वैक्यूल्स। एनिमल सेल में वैक्यूल्स कई सारे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। देखिए ब्लू कलर से मैंने बनाया है डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। बट प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है, सिंगल वैक्यूल होता है, सिंगुलर वैक्यूल होता है। लेकिन वो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं उनके साइज से इसका साइज बहुत बड़ा होता है। इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर से बड़ा सा वैक्यूल हमने बनाया है। ये प्लांट सेल में होगा, जबकि उतना ही स्पेस में छोटे छोटे कई सारे वैक्यूल्स होते हैं जो कि एनिमल सेल में होते हैं। तो इस तरह से अभी हमने आपको समझाया स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल के बारे में, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। अब हम लोग एक बार फिर से समराइज करते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर मैंने आपको 5 बेसिक डिफरेंस लिखे हैं, जो हर हाल में ये डिफरेंस आप क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस वो है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। इसलिए यहाँ पर लिखा है सेल वॉल प्रेजेंट, यहाँ लिखा है नो सेल वॉल। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेल वॉल एब्सेंट। दूसरा डिफरेंस यह है कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट, एनिमल सेल में नो प्लास्टिड्स, या फिर आप लिख सकते हैं प्लास्टिड्स एब्सेंट। तो ये हो गए, इसमें सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। अब ये हो गए क्या होते हैं और क्या नहीं होते, उसके आधार पर डिफरेंस। अब है होने पर भी डिफरेंस क्या है, वैक्यूल प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं, बट प्लांट सेल में सिंगल वैक्यूल होता है, एक ही वैक्यूल होता है, बट लार्ज होता है, बड़ा होता है। जबकि एनिमल सेल में मेनी वैक्यूल्स होते हैं और वो स्मॉल साइज में होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि प्लांट सेल का जो जनरली शेप होता है वो रेक्टेंगुलर या फिर क्यूब शेप होता है, जबकि एनिमल्स जो सेल होता है उनका शेप इरेगुलर शेप से लेकर के राउंड शेप तक
वेरी करता है, यानी कि बहुत सारी शेप में वेराइटीज यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं एनिमल सेल्स में, उतने सारे वेराइटीज देखने के लिए प्लांट सेल्स में नहीं मिलती हैं। और अगला जो डिफरेंस है वो है कि प्लांट सेल जनरली लार्ज इन साइज होते हैं, एनिमल सेल जनरली स्मॉल इन साइज होते हैं। एनिमल सेल जनरली स्मॉल साइज का होता है और प्लांट सेल जनरली लार्ज साइज का होता है। और आपको पता है हर चीज में हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद भी होते हैं, तो यहाँ भी अपवाद होते हैं। जैसे एनिमल सेल के बारे में बताया जनरली स्मॉल साइज के होते हैं, और एनिमल सेल में भी कई बार ऐसे कुछ सेल मिलते हैं जो कि प्लांट सेल से भी साइज में बड़े होते हैं, तो ये अपवाद भी होते हैं। तो यहाँ पर इतना कुछ हमने आज कवर किया। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और इन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन आखिर उसको क्यों कहते हैं, ये चीजें और भी डिटेल्स में किस चीज से बना होता है, इसका क्या काम होता है, यानी कि हर सेल ऑर्गेनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो सेल ऑर्गेनल जो है वो क्या काम करता है, यानी कि उसका स्पेसिफिक फंक्शन सेल में क्या है, ये पढ़ेंगे। वो किस चीज से बना है ये पढ़ेंगे, और उसको जो कुछ नाम दिया गया है आखिर वो नाम क्यों दिया गया है वो भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं ये भी पढ़ेंगे। एक सेल ऑर्गेनल ऐसा है जिसको कि सुसाइड्स बैग ऑफ द सेल कहते हैं, है ना, आत्मघाती थैली कहते हैं उसको कोशिका के लिए, पर क्यों कहते हैं ये सारी चीजें भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं तो रफ क्यों कह रहे हैं, और इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं तो स्मूथ क्यों कह रहे हैं, ये सारी डिटेल्स, है ना, यानी कि फॉर ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनल्स, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, गोल्गी apparatus हो, सेंट्राइल हो, न्यूक्लियस हो, लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, आरईआर हो, एससीआर हो, सेल वॉल हो, वैक्यूल हो, सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे वन बाय वन नेक्स्ट क्लास। तब तक आपको इतना पढ़ करके कमांड करके रखना है। विश यू ऑल द बेस्ट।